हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशू नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 55। हेमंत इस समय काफी खुश था। उसने तुरंत इश्की से कहा, याद है मैंने बेस की छत पर क्या कहा था? हेमंत ने इश्की की आंखों में देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अयांश उन्हें देख रहा था और अचानक खुद को कहने से नहीं रोक सका, क्या तुम्हें केक सबके साथ नहीं बांटना चाहिए? अयांश के चेहरे को देखकर हेमंत को काफी अच्छा लगा और उसने तुरंत कहा, जल्दी क्या है, हम अभी केक बांट लेंगे। इश्की तुम केक काटो। मैं? हाँ। इश्की ने चाकू लिया और एक पल सोचा, फिर कोमल की ओर मुड़कर उसे इशारा करते हुए बोली, कोमल मेरे पास आओ। फिर उसने कोमल और हेमंत की तरफ देखकर कहा, अब जबकि हम तीनों यहाँ आने का जश्न मना रहे हैं तो ये सही होगा कि हम साथ मिलकर केक काटे। चलो साथ मिलकर केक काटते हैं। ठीक है। हेमंत ने इश्की की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि अयांश उन्हें देखता रहा। तीनों ने मिलकर केक काटा। इसके बाद ही हेमंत ने इश्की से चाकू लिया, केक का पहला टुकड़ा उठाया और इश्की को दे दिया, ये लो। इश्की ने खुशी खुशी खा लिया, जबकि अयांश बिना कुछ बोले इस नज़ारे को देखता रहा। हालांकि वह अब काफी परेशान था। हेमंत ने केक का दूसरा टुकड़ा कोमल को खिलाया। इश्की के अलावा तुम यहाँ अकेली लड़की हो। थैंक यू हेमंत, कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद मिहिर को भी एक टुकड़ा दिया गया। थैंक यू हेमंत, मिहिर ने बोला। आखिरकार उसने अपने लिए एक टुकड़ा काटा और अयांश को कुछ दिए बिना चाकू नीचे रख दिया। इश्की ने इधर उधर देखा और अयांश के लिए केक काटने ही वाली थी कि उसने मना कर दिया, मैंने हाल ही में मीठा खाना बंद कर दिया है, इसलिए तुम लोग खाओ। फिर उसने अपना खाना खाना जारी रखा। हेमंत के मुंह पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह अयांश को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए इश्की से बातें करने लगा। अयांश इश्की और हेमंत की बातचीत को सुन रहा था और जब भी मौका मिलता बीच में बोलने के लिए तैयार था। हालांकि वह विदेश में हुई घटना के बारे में बात कर रहे थे, जिससे उसके लिए बीच में बोलना मुश्किल हो रहा था। दरअसल हेमंत जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वह जानता था कि अगर वह विदेश की बातें करेगा तो अयांश को बीच में बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बातचीत के बीच अचानक इश्की ने आह भरी और तभी अयांश को एहसास हुआ कि उसे मौका मिल गया है। क्या हुआ, तुम अचानक इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हेमंत को पता चल गया कि उसने गलती कर दी है। वह बातचीत में इतना खो गया कि अयांश की मौजूदगी को पूरी तरह से भूल गया, जिससे उसे मौके का फायदा उठाने का अवसर मिल गया। जैसा कि उम्मीद थी, इश्की ने अपनी आंखों में उदासी के साथ अयांश की ओर देखा। इस बार हम वापस इसलिए आए क्योंकि जब हम विदेश में चिप बना रहे थे तो मेरा सुझाया गया उपाय काम नहीं आया। मैं इतनी निराश हो गई कि मैंने घर लौटने का फैसला किया। इश्की ने उसे देखते हुए अपनी निराशा जाहिर की। अयांश को आखिर समझ में आ गया कि जब उसने इश्की को देखा था तब से लेकर अब तक वह क्यों नाराज थी। पता चला कुछ तो था जो उसे परेशान कर रहा था। मुझे यह नहीं पता था, क्या तुम मुझे बाद में अपना काम दिखा सकती हो? इश्की ने हैरानी से अयांश को देखा, फिर उसे याद आया कि उसने उससे पहले क्या कहा था। वह मुस्कुराई, ठीक है। हेमंत इस बात का इंतजार कर रहा था कि इश्की को दिलासा देते ही अयांश की कोशिशें लड़खड़ा जाए ताकि वह वहां पहुंच सके। उसने सोचा कि अयांश विदेश की स्थिति को समझ नहीं पाया होगा और अयांश चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। हेमंत ने यह भी सोच लिया था कि अगर ऐसा हुआ तो उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जब अयांश ने एक ही बात से इश्की को शांत कर दिया तो वह हैरान रह गया। उसने एक ही वाक्य में इश्की को शांत कैसे करवाया? हे भगवान, मैं तो अभी भी अपनी बात का इंतजार कर रहा था। इश्की उत्पादन फिर से शुरू होने के लिए प्लांट तैयार होने वाला है। जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तुम देखने आ सकती हो, मिहिर ने इश्की से कहा। मैं भी जाने के बारे में सोच रही थी, भले ही तुम इसका जिक्र न करते, लेकिन मुझे अभी फ्री होने में कुछ टाइम लगेगा। मुझे पहले कुछ काम निपटाना है, इश्की ने मिहिर की ओर देखते हुए समझाया। कोई बात नहीं, तुम जब चाहे आ सकती हो। पहले तुम काम निपटा लो, अभी भी प्लांट में कुछ काम चल रहा है। मैं बस उसका हाल चाल बता रहा हूँ, मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है मिहिर, आग वाले मामले में कोई प्रगति हुई है? इश्की ने अचानक ये सवाल पूछा। कुछ तो है, जिस आदमी ने पिछले दिन आग लगाई थी वह एक छोटी सी दुकान में किसी से मिल रहा था। हमने उस पर नज़र रखने और घात लगाने के लिए पहले से ही कुछ लोगों को तैनात कर दिया था। हम मुख्य आदमी के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उसे पकड़ सके। मिहिर ने उसे सारी जानकारी दी क्योंकि कमरे में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। हम पहले उस तरफ नज़र रखो, क्या तुमने प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी है? इश्की ने पूछा। मिहिर बोला, हाँ मैंने ये काम उन लोगों को सौंप दिया है जिन पर मुझे भरोसा है। अच्छा, अब जबकि इन दिनों मशीनें आ रही है इसलिए बहुत से लोग आ जा रहे होंगे।
ज्यादा सावधान रहना, मुझे चिंता है कि वह आदमी मौके का फायदा उठाकर हमारा सामान फिर से बर्बाद कर सकता है, इश्की ने चिंता से कहा। मैंने भी इस बारे में सोचा है, हालांकि इस बार मशीनें हमारे पास मौजूद मशीनों से अलग है। इसे स्थापित करने और काम करने के लिए कुछ विदेशियों का आना जरूरी है, जिससे जो लोग ऐसे काम करना चाहते हैं उनके लिए स्थिति का फायदा उठाना आसान होगा। मुझे बस इसी बात की चिंता है, मिहिर ने चिंता के भाव के साथ कहा। इश्की ने गहरी सांस ली और बोली, क्या हम अपने कर्मचारियों को उनके पास इंस्टॉलेशन और बाकी सब सीखने के बारे में भेज नहीं सकते? यह असंभव। वह लोग पैसा कमाने के लिए इस सुविधा पर निर्भर है, वह आपको यह नहीं सिखाएंगे, अयांश ने कहा। तब तो ये बहुत बुरा होगा। शायद आप इस क्षेत्र में कुछ जानकारों को भर्ती कर सकते हैं, हेमंत अचानक बोला। विशेषज्ञ? मिहिर में हैरानी से हेमंत को देखा। हाँ, जो विशेषज्ञ इंस्टॉल करते हैं वह बेकार पड़े नहीं रह सकते, हमारे लिए किसी को भर्ती करना असंभव है। मिहिर ने इस विचार को मजाक में ले लिया। आप उन्हें भर्ती करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन कौन कह सकता है कि मिस्टर सिंघानिया नहीं कर सकते? हेमंत ने अयांश की ओर देखा और बाकी सभी ने भी ऐसा ही किया। हाँ, अगर मिस्टर सिंघानिया उनसे संपर्क करे तो ये ज्यादा आसान होगा। इस तरह यह उतना जोखिम भरा नहीं होगा। मिहिर ने अयांश की ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, इससे न केवल जोखिम कम होगा बल्कि फ्यूचर में उन मशीनों में भी कोई समस्या नहीं आएगी। शाबाश हेमंत, तुम मेरे साथ यूं ही नहीं घूमते, लगता है तुम ज्यादा समझदार हो गए हो, इश्की ने हेमंत की ओर देखकर तारीफ की। थैंक यू, हेमंत ने मुस्कान के साथ कहा कि वह मेरी तारीफ कर रही है या अपनी। अयांश, अब हम आप पर भरोसा करेंगे, इश्की ने अयांश को देखते हुए कहा। लगता है वह मुझसे मदद मांग रही है, लेकिन असल में वह बस मुझे बता रही है, अयांश ने सोचा। जब वह इस बार में बात कर रहे थे तब उन्होंने मेरी राय तक नहीं पूछा। अब जब वह किसी फैसले पर पहुंच गए हैं तो वह मुझसे ही उसे करने की उम्मीद कर रहे हैं। जाहिर है इस बातचीत से आयश थोड़ा परेशान जरूर हुआ, लेकिन अब जबकि इश्की ने पूछा था इसलिए वह मना नहीं कर सका। इसके अलावा कंपनी में उसका भी निवेश था, इसलिए उसे इस बारे में सोचा था। ठीक है, मैं माधव से कहूंगा कि वह इसका ध्यान रखे। अयांश सहमत हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वही एकमात्र व्यक्ति है जो इश्की को बेहतर महसूस करा सकता है, नहीं तो उसे फिर से अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। मिस्टर सिंघानिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए एक टोस्ट। मिहिर ने उसकी ओर देखा और अपना ग्लास उठाया, लेकिन अयांश ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसकी नज़र इश्की पर थी, जो उसका इशारा समझ गई और उसने अयांश की तरह अपना ग्लास बढ़ाया। थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए पीऊंगी। ऐसा कहने के बाद उसने ग्लास लिया और पूरा पीने ही वाली थी कि हेमंत ने उसे रोक दिया। इश्की, हालांकि अयांश ने उससे पहले ही मुकाबला कर लिया था और इश्की की बाह को पकड़कर उसे नीचे कर दिया। फिर उसने प्यार भरी आंखों से उसकी ओर देखा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं समझाया। मुझे पता है कि इससे तुम परेशान हो गई थी और इसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैंने ठीक से सोचा नहीं था, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए वाइन पीना चाहता हूँ। अपने गिलास से पीने के बजाय उसने इश्की के हाथ से गिलास ले लिया और उसे एक ही बार में पी गया। इश्की उसकी आंखों में देखने लगी, उसके ईमानदार व्यवहार से वह काफी प्रभावित हुई और उसके मन की सारी असंतुष्टि गायब हो गई। आज मैंने कुछ अलग देखा, मैंने मिस्टर सिंघानिया को पहले कभी किसी से माफी मांगते नहीं देखा था। अयांश ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और ड्रिंक करना जारी रखा। ग्रुप देर रात तक बातें करता रहा और जैसे ही उनकी पार्टी खत्म हुई अयांश और इश्की बाहर निकले। माधव उनके पास आया और अयांश को इश्की के साथ कार में बिठाया। माधव, मुझे बताना जब तुम अयांश को सुरक्षित विला में वापस पहुंचा दोगे, इश्की ने माधव की ओर देखा। अचानक अयांश ने इश्की की कलाई को पकड़ ली और उसे गाड़ी में खींच लिया। चैप्टर 56। जब अयांश ने इश्की को कार में खींच लिया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां से कैसे जाए। अयांश, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं कार से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, आखिरकार इश्की ने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन अयांश इतने नशे में था कि वह उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। ये देखकर माधव बोला, आप मिस्टर सिंघानिया को घर क्यों नहीं ले जाती? इश्की के पास माधव को हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि अयांश को उसके विला वापस पहुंचाने के बाद उस घर लौटने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हेमंत, अयांश बहुत नशे में है, मुझे उसे घर ले जाना होगा। तुम्हें आज मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम भी बहुत नशे में हो। कोमल, हेमंत को मैं तुम्हारे पास छोड़ देती हूँ, तुम उसे घर पहुंचा देना। ठीक है मिस कपूर, आप चिंता मत करिए, मैं हेमंत को सुरक्षित घर पहुंचा दूंगी। कोमल के सहारे खड़े हेमंत ने इश्की को देखा। उसने अभी अभी जो कुछ भी कहा वह सब सुन चुका था, लेकिन वह जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
इससे पहले इश्की ने उससे कहा था कि वह उसे घर ले जाना चाहती है, लेकिन अब जब वह अयांश की कार में थी तो वह बेबसी की हालत में बस उसे देख सकता था। मिहिर, क्या तुम ठीक हो? इश्की ने मिहिर की ओर देखा। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मिस्टर सिंघानिया का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम जा रहे हैं। माधव, गाड़ी चलाओ। इश्की ने घर का गेट बंद किया और उनकी कार वहां से चली गई। मिहिर ने हेमंत और कोमल की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? कोमल ने हाथ हिलाते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर वात्सल्य, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हेमंत को उसके घर छोड़ आऊंगी। ठीक है, तो सुरक्षित रहना, अब मैं चलता हूँ। मिहिर उस कार में चला गया जो उसे लेने आई थी। हेमंत, तुम्हारा घर कहाँ है? कोमल ने पूछा। हेमंत कुछ बुदबुदाया और बेहोश हो गया। ये देखकर कोमल के पास हेमंत को टैक्सी में बिठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अगली सुबह हेमंत का गला सूख गया था। उसने अपनी धुंधली आंखें खोली। उसे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था। कमरे का सामान साफ साफ देखने पर उसे अजीब लगा, वह यहाँ कैसे आया? उसने कमरे में चारों तरफ देखा, ये कमरा उसका नहीं था। जैसे ही वह बेड से उठा, बाहर से किसी ने गेट खोला और कोमल पानी का गिलास लिए अंदर आई। तुम जाग रहे हो? उसने पानी का गिलास हेमंत के सामने रखते हुए पूछा। हेमंत ने पानी का गिलास उठाया। ये कौन सी जगह है? यह मेरा घर है। हेमंत ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा घर? हाँ, क्या इसमें कुछ गलत है? उद्धरण चिन्ह। हेमंत ने फिर से इधर उधर देखा और पाया कि कमरा काफी खूबसूरत है, लेकिन तभी उसे कुछ ख्याल आया। मैं तुम्हारे घर पर क्यों हूँ? कल रात तुम बहुत नशे में थे और मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें सीधे अपने घर ले आई। मैं नशे में था। हेमंत ने कोमल की ओर देखा, उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? क्या मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना होगा? कोमल ने पूछा। वह उसे पूरी स्थिति समझना चाहती थी, क्योंकि वह देख सकती थी कि हेमंत को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू, हेमंत ने कहा और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर चला गया। ये देखकर कोमल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। मैं ठीक हूँ, हेमंत ने कोमल का हाथ झटका और खुद बाहर चला गया। कोमल के घर से निकलने के बाद हेमंत ने टैक्सी ली और विला की ओर चल पड़ा। अयांश के विला में वापस आकर इश्की ने पूरी रात अयांश की देखभाल की और बैग के सिरहाने ही सो गई। अयांश ने जागने के बाद इश्की को अपने बैग के किनारे सोते देखा। क्या वह मेरी देखभाल करते करते सो गई? अयांश ने अपना हाथ माथे पर रखा, जहां उसे अभी भी थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। वह धीरे से उठा और इश्की को बेड पर ले जाकर कमल से ढक दिया। ऐसा लग रहा था कि कितने टाइम बाद उसे यह मौका मिला हो। उसने इश्की के माथे पर किस किया और कमरे से बाहर चला गया। वह लिविंग रूम में आया और सोफे पर बैठ गया। पिछली रात की घटनाओं को याद करते हुए उसने नाश्ता बनाने के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से नीचे पैरों की आहट सुनाई देने लगी। इश्की लिविंग रूम में आई तो उसे अयांश कहीं नजर नहीं आया। किचन से आती आवाज सुनकर वह धीरे धीरे उस तरफ गई। उसने देखा अयांश ब्रेकफास्ट बना रहा है। अयांश ने पलटकर देखा तो इश्की उसे देख रही थी। तुम जाग गई? तुम थोड़ा और क्यों नहीं सोई? मैंने तुम्हें जब बेडरूम में नहीं देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इश्की ने अयांश को जवाब दिया। अयांश ने इश्की की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कमरे में नहीं हूं तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है? इश्की ने अयांश की कल की हरकतों को याद किया और हंस पड़ी। तुम किस बात पर हंस रही हो? कुछ नहीं, कल रात की तुम्हारी अजीब हरकतें याद करके मुझे हंसी आ रही है। अयांश ने सिर हिलाया और अपना काम करने लगा। ब्रेकफास्ट बन गया है, तुम शॉवर लेकर खा सकती हो। ठीक है, इश्की मुड़ी और ऊपर चली गई। अयांश ने डाइनिंग टेबल सजाया। इश्की जल्दी से शॉवर लेकर नीचे आई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करते हुए अयांश ने पूछा, कल रात क्या हुआ था? कुछ नहीं, तुम और हेमंत नशे में थे जबकि हम तीनों नशे में नहीं थे। हेमंत भी नशे में था। हाँ, मुझे कोमल से उसे घर ले जाने के लिए कहना पड़ा। अयांश मन ही मन बहुत खुश हुआ कि उसने भी कल रात ज्यादा ड्रिंक की थी, वरना हेमंत इश्की से उसे घर ले जाने के लिए कहता। क्या आज तुम्हारे पास कुछ काम है? अयांश ने इश्की की ओर देखते हुए पूछा। उसने सोचा कि अगर उसके पास कुछ काम नहीं है तो वह विला में साथ रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास करने के लिए कुछ है। क्या तुम भी फ्री हो? इश्की ने अयांश की आंखों में देखते हुए पूछा। अब जबकि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो क्यों न हम आज रात थोड़ा आराम करें? अयांश ने इश्की की आंखों में देखा। उसे यकीन नहीं था कि वह उसकी बात मानेगी। मैं आज अपनी दादी के घर वापस जा रही हूँ।
यहाँ अच्छे से आराम करो, ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू, इश्की ने कहा और ऊपर जाने के लिए मुड़ी। इश्की को ऊपर जाते देखकर अयांश थोड़ा निराश हुआ। वह सोचने लगा कि क्या वह अभी भी उससे नाराज थी। कुछ मिनट के बाद जब वह पूरी तरह से तैयार होकर नीचे आई तो अयांश उसके पास आया। इश्की ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। क्या तुम भी बाहर जा रहे हो? यहाँ अकेले रहकर मैं बोर हो जाऊंगा, मैं काम पर जा रहा हूँ। इश्की ने गेट खोला और इश्की से पहले बाहर निकल गया। इश्की ने उसकी ओर एक नज़र डाली और उसके पीछे चली गई। जब दोनों अपनी अपनी कार में बैठ गए तो अयांश ने इश्की की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम रात में रुकने के लिए वापस आ रही हो? नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी, इश्की ने कहा। इसके बाद कुछ नहीं कहा और अपने अपने रास्ते निकल गए। रास्ते भर अयांश इश्की को अपने दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। उसका काम करने का मन नहीं था, इसलिए वह वापस मुड़कर हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। जब वह अपने दादाजी के वार्ड में आया तो उसने देखा कि उसके दादाजी बेड से खड़े हो गए हैं। दादाजी, आप खड़े क्यों हुए? वह काफी समय से अपने दादाजी से मिलने नहीं गया था और उसे हैरानी हुई कि दादाजी पहले ही बेड से उठकर घूम रहे हैं। अयांश, तुम यहाँ हो? मिस्टर सिंघानिया ने बाहर के नज़ारों को देखते हुए अयांश से सवाल किया। दादाजी, क्या डॉक्टर ने कहा है कि आप बेड से उठकर इधर उधर घूम सकते हैं? अयांश ने पूछा। डॉक्टर ने कहा है कि मैं तेजी से ठीक हो रहा हूं और अब धीरे धीरे बेड से उतर सकता हूं। दादाजी ने अयांश की ओर ईमानदारी से देखा, हालांकि वह झूठ बोल रहे थे। अयांश ने उनकी बातों पर यकीन करते हुए सिर हिलाया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको आराम भी करना है। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। खैर, आज तुम यहाँ क्यों आए? दादाजी ने अयांश की ओर देखते हुए पूछा। मुझे आपसे मिले हुए काफी दिन हो गए थे। संयोग से आज मैं ज्यादा व्यस्त नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया, अयांश ने कहा। हालांकि उसने उन्हें असली वजह नहीं बताई। आओ यहाँ बैठो, दादाजी ने अयांश को सोफे पर बैठने का इशारा किया। अयांश, जब डॉक्टर बाद में आए तो उनसे पूछ लेना कि क्या मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकती है। जैसे ही उनके शब्द निकले, हॉस्पिटल से बाहर निकलने का इरादा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। आप जिस तेजी से ठीक हो रहे हैं उसे देखते हुए आपको जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मैं डॉक्टर से इसके बारे में पूछूंगा, अयांश ने कहा। वैसे क्या तुम्हें अभिमान के बारे में कोई जानकारी मिली? दादाजी हमेशा से अभिमान सिंघानिया के बारे में सोचते रहते थे और हर बार मिलने पर अयांश से यही सवाल पूछते। मेरे आदमियों ने उन्हें विदेश में ढूंढ लिया है, उन्होंने कहा कि लगता है उन्होंने किसी विदेशी कंपनी ने हाथ मिला लिया है। अब उन्हें वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है। अयांश ने दादाजी को सारी बातें बताई, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने दादाजी को बेवकूफ़ नहीं बन पाएगा। गद्दार, उसकी हिम्मत कैसे हुई विदेशियों के पास जाने की? उसे ढूंढो और मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। दादाजी, इसकी चिंता मत करिए, अयांश ने कहा। वह नहीं चाहता था कि दादाजी अभिमान सिंघानिया के बारे में सोचकर अपनी तबीयत खराब करें। मैं इसका ध्यान रखूंगा, वह इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा। जब वह दोनों बातें कर ही रहे थे तो डॉक्टर, जो अभी अभी वहां से गुजर रहा था, उसने दादाजी को सोफे पर बैठे और अयांश से बातें करते देखा तो वह हैरान रह गया। आप बेड से क्यों उतारे? डॉक्टर जल्दी से दादाजी के पास गया। दादाजी ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि डॉक्टर ने बहुत ज्यादा बोल दिया है। क्या वह बाद में नहीं आ सकता? मैं अभी बेड से उठा हूं और थोड़ी देर इधर उधर घूम रहा था। हेलो मिस्टर सिंघानिया, डॉक्टर ने अयांश का अभिवादन किया। अयांश को तब एहसास हुआ कि उसके दादाजी झूठ बोल रहे थे। मिस्टर सिंघानिया, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि आप अभी बेड से नहीं उठ सकते? आप फिर से बेड से क्यों उठ गए? डॉक्टर ने चिंता भरे स्वर में कहा। इसके बाद उन्होंने दादाजी को अयांश के साथ बेड पर वापस लिटा दिया। चैप्टर 57। मिस्टर सिंघानिया को बेड पर लेटाने के बाद अयांश असहाय भाव से उन्हें देखने लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार नहीं था जब वह बेड से बाहर निकले थे। दादाजी, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे आपकी रिकवरी पर असर पड़ेगा और आपको और ज़्यादा यहाँ रुकना पड़ सकता है, अयांश ने चिंता से दादाजी को समझाया। मुझे पता है, लेकिन हर समय बेड पर पड़े रहना ये बहुत बोर कर देने वाला है। इसके अलावा मैं बस खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने गया था, दादाजी ने नर्म लहजे में कहा। मिस्टर सिंघानिया, बस आप एक और हफ्ते रुक जाए, इसके बाद आप बेड से उठ सकेंगे, डॉक्टर ने दादाजी को समझाया। दादाजी ने आखिरकार सिर हिलाया। डॉक्टर, आपके विचार से मेरे दादाजी की स्थिति को देखते हुए क्या उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है? अयांश ने पूछा। मिस्टर सिंघानिया की हालत को देखते हुए मुझे लगता है कि उन्हें 2 या 3 हफ्ते और लगेंगे। दादाजी, आपने सुना डॉक्टर ने अभी क्या कहा है ना? आप यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं।
अयांश ने दादाजी को देखा जो उनकी बात सुनकर काफी खुश लग रहे थे। दादाजी से काफी देर बात करने के बाद अयांश ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। दादाजी आप थोड़ा आराम करिए, मैं आपसे मिलने किसी और दिन आऊंगा। ठीक है, ऑफिस में इतना कुछ चल रहा था, जब तक मैं छुट्टी नहीं ले लेता तुम्हें दोबारा आने की जरूरत नहीं है, दादाजी ने समझाया। उसने सिर हिलाया और वहां से बाहर चला गया। इस बीच इश्की जो सी विला में पहुंची थी, घर में आते ही दादी से टकरा गई। तुम कल रात घर क्यों नहीं आई? तुम कहाँ थी? दादी ने पूछा। कल मैं अयांश के घर रुक गई थी, इश्की ने दादी का हाथ पकड़ते हुए बताया। तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मैं पूरी रात जागती रही, ठीक से सो नहीं पाई। यह मेरी गलती है दादी माँ। इश्की ने दादी को परेशान करने के लिए खुद को दोषी महसूस किया। कल रात नशे में धूत होकर मुझे परेशान करने की गलती अयांश की थी, वरना मैं घर पहुंच जाती, उसने मन ही मन कहा। दादी चलिए सोफे पर बैठते हैं, इश्की दादी को सोफे की तरफ ले जाते हुए बोली। तभी दिया बगीचे से आए और उसने देखा कि इश्की वापस आ गई है, तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, कल रात जब तुम घर नहीं आए और न तुमने फ़ोन किया तो तुम्हारी दादी सच में सो नहीं पाए और उन्होंने पूरी रात तुम्हारी चिंता में बिता दी। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? दादी ने पूछा। कुछ नहीं दादी, कल रात आपको ठीक से नींद नहीं आई, क्यों न मैं आपको अभी आपके बेडरूम तक छोड़ दूं? आप थोड़ा आराम कर सकती हैं? इश्की ने चिंता से दादी से पूछा। ठीक है, मुझे ये देखकर राहत मिली कि तुम वापस आ गई हो। अब मुझे सचमुच नींद आ रही है, इश्की दादी को उनके रूम तक ले गई। इश्की भी ठीक से सो नहीं पाई क्योंकि कल रात उसे अयांश की देखभाल करनी पड़ी। अब जब वह घर आ गई है तो अपने कमरे में आराम करने चली गई। कुछ दिनों बाद इश्की मेहर की फैक्ट्री में गई। यहाँ का काम कैसा चल रहा है मेहर? इश्की ने मेहर को उसके ऑफिस में देखते हुए पूछा। सब ठीक चल रहा है, उत्पादन पहले जैसा करने की कोशिश की जा रही है, मेहर ने जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या बहुत सारे ऑर्डर जमा हो गए हैं? काफ़ी सारे ऑर्डर आए हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि हम डिलीवरी की तय सीमा से पहले उन्हें पूरा कर पाएंगे। लगता है तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे अयांश ने तुम्हारे लिए जो टेक्नीशियन रखे थे उनका क्या? इश्की ने अयांश के बारे में सोचते हुए पूछा। मिस्टर सिंघानिया ने जिन टेक्नीशियन को नियुक्त किया था वह कमाल के थे, वरना मुझे लगता है कि हमें प्रोडक्शन शुरू करने में और भी काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता। मुझे पता था कि मैं इस मामले में अयांश पर भरोसा कर सकती हूँ। इश्की ने गर्व से मेहर को देखा। वह जानती थी कि अयांश हमेशा सतर्क रहेगा और उसे जो भी काम सौंपा जाएगा उनमें वह सबसे अच्छा करके दिखाएगा। इश्की, मैंने सुना है कि मल्होत्रा परिवार वापस आ गया है, लेकिन बात यह है कि हमने उनके बारे में कुछ क्यों नहीं सुना? मेहर ने इश्की की ओर उलझन से देखा। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे मल्होत्रा परिवार के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली। इश्की, क्या तुमने उस व्यक्ति की पहचान कर ली है जिसने तुम्हारा पीछा करने के लिए उसे कम पर रखा था? मेहर ने पूछा। जैस्मिन, इश्की ने शांति से जवाब दिया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मेहर ने धीरे से कहा। तुम्हें कैसे पता चला? इश्की ने हैरानी से मेहर को देखा। जब मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में बताया था तो मुझे भी उस पर डाउट हुआ था, हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने इसके बारे में तुम्हें खुलकर नहीं बताया। और ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मल्होत्रा परिवार वापस आकर मुझ पर निशाना साधने की हिम्मत करेगा। अब जबकि जैस्मिन ही वह व्यक्ति थी जिसने ये सब शुरू किया है, इसलिए इस बार इश्की उसे भागने नहीं देगी। क्या तुमने हाल ही में फैक्ट्री में किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा है? इश्की ने अचानक पूछा। नहीं, सब कुछ शांति से हो गया। मुझे लगता है पिछली घटना के बाद में फिर से कोई और घटना करने की हिम्मत नहीं करेंगे, मेहर बोला। अभी हमें यह नहीं जानना कि वह ये करेंगे या नहीं, हमें जानना है कि इसके पीछे कौन है। चिंता मत करो, हम सच्चाई तक पहुंच जाएंगे, इश्की ने कहा। लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा ताकि हम उसे कोर्ट तक ले जा सके, नहीं तो वह हमारे हाथ से निकल सकता है। ठीक है, मैं सुरक्षा बढ़ा दूंगा। दूसरी तरफ अयांश के ऑफिस में। मिस्टर सिंघानिया, हमें मल्होत्रा परिवार के बारे में कुछ जानकारी मिली है, माधव ने अंदर आते ही कहा। जोर से बोलो। हमने शहर के बाहरी इलाके में एक प्राइवेट विला में जैस्मिन को ढूंढ लिया है। जो मल्होत्रा परिवार से पहले देश लौट आई थी वह वास्तव में जैस्मिन ही थी, माधव ने अयांश को सारी जानकारी बताते हुए कहा। तो ये सचमुच वही थी? अयांश की आंखें सामने देखते हुए गहरी हो गई। तुमने हाल ही में किसी प्रकार की गतिविधि देखी है? अयांश ने माधव से पूछा। वापसी के बाद वह बहुत कम ही बाहर गई थी, जिम के अलावा वह ज्यादा जगह पर नजर नहीं आए। अयांश को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी शांत जिंदगी जी पाएगी, उसके लिए उसकी हरकतें वाकई संदिग्ध थी।
किसी को उस जिम की जांच करने के लिए कहो जहां वह अक्सर जाती है। समझ गया, माधव ने कहा। वैसे मैं चाहता हूं कि तुम पता करो कि अयांश के साथ विदेश गए व्यक्ति का जैस्मिन से कोई संबंध तो नहीं है, अयांश ने ऑर्डर दिया। हर गतिविधि पर नजर रखना, अगर कोई अपडेट मिले तो मुझे तुरंत बताना। समझ गया, माधव ने फिर कहा। और हाँ, क्या तुम्हें अभिमान सिंघानिया के बारे में कोई अपडेट मिला है, अयांश ने पूछा। नहीं, माधव ने तुरंत जवाब दिया, उनके गार्ड हमेशा उनके साथ रहते हैं, इसलिए हमारे आदमी कोई कदम नहीं उठा सके। अगर ऐसा है तो उसे भगाने के लिए कोई मौका दो, अयांश ने ठंडे स्वर में कहा। समझ गया। इश्की कार में बैठी और सी विला की ओर चल पड़ी। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो ये कॉल हेमंत की तरफ से था। इश्की, तुम कहाँ हो? मैं मेहर के यहाँ से निकली हूँ। तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। हमें वापस आए कुछ दिन हो गए हैं, क्या हमें चिप पर काम शुरू नहीं करना चाहिए? हेमंत ने उसे याद दिलाया। हाँ मैं समझ गई, मैं अभी गाड़ी चला रही हूँ, इसलिए अगर और कुछ नहीं है तो मैं फ़ोन रख देती हूँ, बाय। इश्की ने अपनी बात खत्म करते हुए फ़ोन रख दिया। अचानक इश्की को अयांश की वह बात याद आई जो उसने रेस्टोरेंट में कहा था। फिर वह तुरंत मुड़ी और अयांश के ऑफिस की ओर चल पड़ी। सिंघानिया ग्रुप के ऑफिस में पहुंचकर इश्की नीचे उतरी और बिल्डिंग को घूरने लगी। यह एक ऐसी जगह थी जिसने उसे खट्टा और मीठा दोनों एहसास कराया, क्योंकि यह वही जगह थी जहां एक ओर उसे उदासी की भावना जगी थी और वहीं दूसरी ओर खुशी भी मिली थी। हालांकि चीप के लिए उसके पास यहां आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही इश्की अयांश के ऑफिस पहुंची, सेक्रेटरी तुरंत खड़ा हो गया और इश्की को देखकर उसका अभिवादन किया। क्या अयांश अंदर है? इश्की ने पूछा। मिस्टर सिंघानिया आ गए हैं मिस कपूर, आप जा सकती हैं। ठीक है, इश्की ने कहा। इसके बाद वह अंदर गई और उसने ऑफिस का गेट खोला। जब अयांश ने दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा कि उसका सेक्रेटरी है जो उसे फाइल देने आया होगा। बिना सिर उठाए उसने ठंडे स्वर में कहा, इसे यहीं रहने दो। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप मुझे सेक्रेटरी के रूप में चुन रहे हैं? कमरे में इश्की की आवाज़ गूंजी। अयांश ने तुरंत लिखना बंद कर दिया और इश्की की ओर देखा। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? उसने पूछा। तुम्हें पता है कि यह सच नहीं है, और बैठो। अयांश अपने कुर्सी से उठा और सोफे की ओर इशारा किया। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अयांश ने इश्की से पूछा। क्या मैं आपके पास तभी आती हूँ जब मुझे मदद की जरूरत होती है? इश्की ने जानबूझकर पूछा। अयांश ने इश्की को सिर से पैर तक देखा। आज उसे क्या हो गया है? वह अपनी बातों से इतने गुस्से में क्यों लग रही है? आप जानते हैं कि मेरा यह मतलब नहीं है, अयांश ने फिर से कहा। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ पंगा नहीं ले सकती। आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इश्की ने मजाक को दरकिनार किया और गंभीर स्वर में बोली। क्या? अयांश ने पूछा। क्या तुमने कुछ दिन पहले होटल में मुझे कुछ कहा नहीं था? उसने अपने बैग से एक कागज निकाला और अयांश को दे दिया। मैं इसे आज तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम इसे देख सकते हो। अयांश ने उस कागज लिया और पलटने लगा। क्या ये वही चीप है जिसे तुम बनाने के बारे में सोच रही थी? ये सिर्फ चीप बनाने के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है, इश्की ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। मेरे लिए? इश्की ने हैरानी से इश्की की ओर देखा। उसका क्या मतलब है? क्या तुम भूल गए हो? इश्की लिए सवाल करते हुए उसके चेहरे के भाव को देखा। मैं क्या भूल गया? उसने पूछा। इश्की ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम सच में सब कुछ भूल गए। अयांश उलझन में उसे देखता रहा। वह इश्की के सवालों से उलझन में था। मैंने मिस्टर हेनरी का इनविटेशन क्यों स्वीकार किया था? क्या तुम सचमुच सब कुछ भूल गए? इश्की ने अयांश को याद दिलाया। तभी उसे समझ में आया कि वह क्या कहना चाह रही है। चैप्टर 58। अयांश को उलझन में देखकर इश्की ने शांत स्वर में कहा, मैंने मिस्टर हेनरी का इनविटेशन क्यों स्वीकार किया था? क्या तुम सचमुच सब कुछ भूल गए? इश्की ने अयांश को याद दिलाया। तभी उसे समझ में आया कि वह क्या कहना चाह रही है। उसे अजीब सी मुस्कान देते हुए अयांश बोला, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुरंत याद कर लेता। फिर अयांश ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि यह चीप जिसे तुम बनना चाहती हो वह उड़ने वाली कार के लिए है? हाँ ये सच है, सच कहूँ तो ये तुम्हारे लिए ही डिज़ाइन किया गया था। मैं हमेशा से इसे तुम्हारे लिए ही बनना चाहती थी, इश्की ने उसे प्यार भरी नज़रों से समझाते हुए कहा। ये सुनकर अयांश भावुक हो गया और उसने इश्की को तुरंत अपनी बाहों में खींच लिया। मेरे लिए इतना सब करने के लिए थैंक यू, अयांश की आवाज़ इश्की के कानों में गूंजी।
मुझे खुशी है कि तुम्हें इसकी जानकारी है, अब देखते हैं कि यह तरीके काम करते हैं या नहीं, इश्की ने अयांश से दूर करते हुए कहा। ठीक है, मुझे इसे ठीक से पढ़ना होगा, इश्की ने गंभीरता से जवाब दिया। हाँ, तुम्हें इसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, इश्की ने उसे याद दिलाया। फिर अयांश प्रस्ताव लेकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने इश्की के लिए काफ़ी मंगाए और ध्यान से पढ़ने लगा। स्वाभाविक रूप से इश्की को अयांश का प्यार और देखभाल करने वाला स्वभाव काफ़ी पसंद आया। इश्की सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी और अयांश को काम करते देखकर उसे कॉफ़ी और अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद इश्की ने पूरी जानकारी पढ़ ली। उसने सिर उठाया और इश्की की तरफ देखते हुए बोला, क्या ये चीज़ें संभव है? तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? इश्की वही बैठी सोचने लगी। हेमंत के ऑफिस में एक खाली जगह है, इसमें कोई शक नहीं है कि मशीन और कच्चे माल जुटाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। अपना मन बनाते हुए उसने अयांश को देखा और बोली, मुझे उपकरण और कच्चे माल में तुम्हारी मदद चाहिए। अयांश ने इश्की की तरफ देखा और मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे सबसे मुश्किल काम सौंपा हो। साथ ही इससे ये भी पता चला कि इश्की अब भी उसे अपनी ताकत का स्तंभ मानती थी, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी कब जरूरत है? अयांश ने पूछा। अगर काम जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा होगा। अयांश ने इश्की की तरफ देखकर एक मुस्कान दी। ठीक है, मैं इसे जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, तुम्हें वापस काम पर लग जाना चाहिए, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, इश्की ने कहा, क्योंकि वह वहां जो करने आई थी वह पूरा हो चुका था और अब वह वहां रुककर अयांश को परेशान नहीं करना चाहती थी। क्यों, यहाँ का काम निपटा लेने के बाद तुम इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो? अयांश ने पूछा। नहीं, मुझे बस चिंता है कि अगर मैं यहाँ रही तो तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाओगे, अयांश ने समझाया। बकवास, अगर तुम रुकोगी तो मैं और ज्यादा अच्छे से काम करूंगा। अयांश ने उसे प्यार से देखा और मुस्कुराया। इश्की ने सोचा, इस समय मेरे पास करने कुछ नहीं है तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। क्या तुम कोई कंप्यूटर मंगवा सकते हो? उसने पूछा। हाँ, मेरे पास एक लैपटॉप है, तुम उसे ले सकती हो। अयांश ने अपने बगल वाले दराज से एक लैपटॉप निकाला, फिर उसने अयांश को उसे दे दिया। अयांश ने लैपटॉप लिया और उसी जगह पर वापस बैठ गई जहां वह पहले बैठी थी। उसने लैपटॉप ऑन किया और कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलने लगी। अयांश को नहीं पता था कि अयांश उसे देख रहा है, उसका पूरा ध्यान स्क्रीन पर था। वह जैस्मिन के बारे में जानकारी ढूंढ रही थी। कई घंटे की खोज के बाद आखिरकार उसे वह मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। लगता है कि वह सचमुच घर जल्दी लौट आई थी। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वह व्यक्ति जिससे मैं उस दिन टकराई थी वह वही होगी। कुछ देर सोचने के बाद इश्की ने जल्द से जल्द जैस्मिन के बारे में अपडेट ढूंढना चाहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जैस्मिन इंटरनेट से गायब हो गई हो। कुछ ऐप जिन पर वह पहले अक्सर जाती थी उनमें भी लंबे समय से लॉगिन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इश्की चुपचाप बैठी रही और कुछ सोचने लगी, मैं अब आगे कैसे जांच करूं? जब अयांश अपने ब्रेक के दौरान कॉफी बनाने के लिए उठा तो उसने देखा कि इश्की सोफे पर बैठी कुछ कंफ्यूजन में लग रही है। अपनी कॉफी लेने के बाद वह उसके पास आया और बोला, क्या बात है, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो? इश्की ने अयांश को देखा, लेकिन उसकी नज़रें उसके कॉफी कप पर टिकी रही। वह कॉफी जो तुम्हारे पास है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? अयांश ने हंसते हुए कहा, जरूर। उसने अपना कॉफी का कप उसकी ओर बढ़ाया और अपने लिए दूसरा कॉफी बनाने के लिए वापस लौटा। मुझे बताओ, वह क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? अयांश ने पूछा। मैं जैस्मिन के बारे में पता लगाना चाहती हूँ, लेकिन वह इंटरनेट पर कहीं नजर नहीं आई। तुम जैस्मिन के बारे में अपडेट जानना चाहती हो? अयांश ने इश्की की ओर देखा। हाँ, इश्की की आंखें चमक उठी। क्या तुम्हें कुछ पता है? हाँ बिल्कुल, मुझे उसके बारे में कुछ बातें पता चली है, अयांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मेरे आदमी ने उस जगह को ढूंढ लिया है जहां वह छपी है। तुमने उसे ढूंढ लिया? वह कहाँ है? इश्की ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। हाँ, उसने एक प्राइवेट विला लिया है, हालांकि वह जगह एकांत है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इसलिए उसने उस जगह को चुनी है, अयांश ने जवाब दिया। इश्की हैरान हो गई। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह इंटरनेट पर ऑनलाइन नहीं दिख रही है। वहां का सिग्नल बहुत खराब होता है ना? अयांश ने कल्पना की। जैस्मिन जिस जगह पर रह रही है वह एक सुंदर और एकांत जगह है जहां कोई नहीं रहता। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे लगता है कि वह इंटरनेट पर इसलिए नहीं है क्योंकि वह अपनी लोकेशन किसी को नहीं बताना चाहती, अयांश ने शांति से कहा। इश्की को उसकी बात सही लगी। मल्होत्रा परिवार ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह अपने घर लौट रहे हैं, तो फिर जैस्मिन अपना ठिकाना क्यों छुपाएगी?
अयांश, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मल्होत्रा परिवार ने पहले ही कह दिया है कि वह वापस आ रहे हैं, तो जैस्मिन पहले आकर क्यों छुप रही है? मुझे लगता है कि वह कोई सीक्रेट छुपा रही होगी, इश्की ने अचानक कहा। ऐसा ही होना चाहिए, अयांश को भी सही लगा। उसके बाद अयांश ने उसे जैस्मिन के बारे में जो भी जानकारी मिली उसे बताया। क्या जिम में भी कुछ अजीब बात हो सकती है? इश्की ने अनुमान लगाया। मैंने इसकी जांच करने के लिए लोगों को भेजा है। अगर कोई अपडेट होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इश्की, क्या तुम्हारे पास विदेश में बिताए गए समय की कोई इंटरेस्टिंग कहानी है? मैं उसे सुनना चाहूंगा। अयांश ने एक मुस्कान के साथ इश्की को देखा और विदेश में हुई हर घटना के बारे में बात करना चाहा। जब मैं विदेश में थी मुझे लगता है कि यह यात्रा मेरे लिए सबसे अच्छी रही। मैंने वहाँ बहुत सारी चीजें खरीदी, इश्की ने याद करते हुए बताया, क्योंकि उसके लिए वह यात्रा सबसे इंटरेस्टिंग रही। तुमने क्या खरीदा, मुझे बताओ, अयांश ने तुरंत कहा। उसे लगा कि खरीदारी के दौरान जरूर कुछ हुआ होगा। इश्की को इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन वह अयांश के जाल में फंस रही थी। एक दिन हम तीनों मार्केट गए थे। जब हम टहल रहे थे तो अचानक एक बच्चा कहीं से आ गया और उसने हेमंत को जमीन पर पटक दिया। उस पल हेमंत रोना बंद नहीं कर सका। इश्की ने उस दिन को याद करते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इश्की की हंसी देखकर अयांश असमंजस में पड़ गया। क्या यह इतना अच्छा था? इश्की ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया और फिर से हंसने लगी। शुरू में वह जानना चाहता था कि क्या हेमंत ने कोई ऐसी हरकत की है जिससे हद पार हो गई हो। हालांकि उसे लग रहा था कि हेमंत इश्की के सामने खुद को बेवकूफ़ बना रहा था। कुछ मिनट के बाद इश्की ने आखिरकार हंसना बंद किया। तुम्हें काम पर वापस जाना चाहिए। क्या मैं तुम्हारा ध्यान भटक रही हूँ? नहीं, सब ठीक है। अयांश उठा और अपने काम पर लग गया। दोनों दोपहर तक काम करते रहे। अयांश ने घड़ी में टाइम देखा और इश्की से बोला, दोपहर हो चुकी है, चलो साथ में लंच करते हैं। ठीक है। अयांश ने अपना लैपटॉप बंद किया और अयांश के साथ ऑफिस से बाहर चली गई। लंच करते समय अयांश ने पूछा, क्या तुम यहीं रहोगी और बाद में मेरे साथ घर जाओगी? नहीं, मैं दोपहर में हेमंत के साथ जाकर साइट देखने की सोच रही थी, इश्की ने अचानक कहा, क्योंकि उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। क्या तुम हेमंत से मिलना चाहती हो? हेमंत का नाम सुनते ही अयांश को घबराहट होने लगी। हाँ, मैं दोपहर के लंच के बाद बाहर जाने के बारे में सोच रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अयांश अजीब व्यवहार कर रहा था। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अयांश ने खाना बंद कर दिया और इश्की को गहराई से देखने लगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आखिरकार आज मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज जाकर साइट देख लूं कि चीजें कैसी चल रही है। चैप्टर 59। अयांश इश्की की बातों से परेशान हो गया। अगर तुम्हें कोई जगह चाहिए तो मैं एक जगह किराए पर दे सकता हूं जो तुम्हारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। फिर तुम्हें हेमंत के साथ इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अयांश ने कहा। वो पूरी तरह से इश्की को हेमंत से मिलने से रोकना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी मंगेतर लगातार हेमंत जैसे स्वार्थी आदमी से मिले। कोई बात नहीं, वह जगह मुझे फ्री में मिल रही है तो हम किराए पर पैसे क्यों खर्च करें? मैं मुफ्त की चीज़ों के लिए मना नहीं करती, इश्की ने मना कर दिया। हालांकि वह जानती थी कि अयांश के लिए पैसा कोई मुद्दा नहीं है, फिर भी उसे लगा कि किराए पर पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी तुम्हें खुशी दे। अयांश ने उसे मनाने की पहले ही पूरी कोशिश कर ली थी और अब वह जानता था कि वह उसे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। बातें करते हुए दोनों ने अपना लंच खत्म किया। लंच के बाद इश्की हेमंत से मिलने निकल पड़ी। हेमंत, क्या अभी तुम फ्री हो? इश्की ने हेमंत को फोन करते हुए पूछा। हाँ, क्यों? हेमंत ने कंफ्यूजन से पूछा। कुछ खास नहीं, मैं तो बस उस जगह पर जाने की सोच रही हूँ जिसका तुमने जिक्र किया था। क्या तुम वहाँ जा सकते हो? हाँ जरूर, तुम कब पहुँचोगे? मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। हेमंत ने जल्दी से अपनी जैकेट उठाए और फ़ोन पर बात करते हुए बाहर निकल गया। मैं अभी गाड़ी चला रही हूँ, क्या तुम मुझे पता भेज सकते हो? जरूर। हेमंत ने तुरंत इश्की को लोकेशन भेजा, फिर उसने इंजन चालू किया और गाड़ी वहाँ से निकल पड़ी। मैंने तुम्हें पता भेज दिया है, मैं अभी जल्दी में हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा। हेमंत ने इश्की को एक वॉइस नोट भेजा। समझ गई, इश्की ने जवाब दिया। 20 मिनट बाद दोनों की गाड़ियां एक साथ एक बिल्डिंग के बेसमेंट में आकर रुकी। इश्की और हेमंत अपनी अपनी कारों से उतरकर एक दूसरे की तरफ बढ़े। तुम बहुत तेज हो, मुझे लगा कि मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा और फिर हम यहां से साथ चलेंगे। हेमंत ने मुस्कुराते हुए इश्की को देखा। मेरी कार और ड्राइविंग स्किल दोनों तुमसे काफ़ी बेहतर है, तो जाहिर है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं जल्दी ही ऐसा कार खरीदूंगा जो तुम्हारी कार से भी तेज हो। हेमंत ने इश्की की कार की तरफ देखते हुए कहा।
इश्की ने अब ज्यादा ध्यान न देते हुए हेमंत को रास्ता दिखाने के लिए कहा। दोनों लिफ्ट में चढ़ गए। जब लिफ्ट दोबारा खुली तो इश्की को वह जगह सामने नजर आई। इश्की ये देखकर हैरान हो गई कि वह जगह पूरी तरह से खाली थी। यहाँ कोई क्यों नहीं है? इश्की बुदबुदाई। काम का टाइम हो गया है फिर भी यहाँ कोई क्यों नहीं है? हेमंत ने उसकी शंकाओं को भांप लिया जिससे उसने तुरंत जवाब दिया, यहाँ कोई नहीं है, ये पूरा फ्लो तुम्हारा है। क्या? इश्की चौंक गई और उसने उसकी तरफ देखा। क्या मैं सही सुना? बात ये थी कि उस इलाके में रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा थी, फिर भी हेमंत ने उसे इस्तेमाल करने के लिए एक पूरा फ्लो दे दिया था। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं थी? हेमंत, मुझे इतनी जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इश्की ने हेमंत को समझाया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जरूरत न हो तो तुम थोड़ी बहुत जगह खाली छोड़ सकती हो, हेमंत ने सहजत से जवाब दिया। इश्की के लिए इस जगह को साफ कराने में बहुत टाइम और पैसे लगे थे और उसने ये सब सुनिश्चित करने के लिए किया था कि इश्की के पास काम करने के लिए काफी जगह हो। इस खाली छोड़ दोगे? ये तो बहुत बड़ी बर्बादी है, इश्की चिल्लाई। वह सचमुच पैसों के बारे में बिल्कुल अनजान है। उसने सोचा उसके पास बिजनेस के लिए बिल्कुल दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी यह मेरे लिए एक बेहतरीन जगह है। जब मैं फ्यूचर में और मशीन खरीद लूंगी तो मैं तुरंत अपना बिजनेस बढ़ा पाऊंगी। ये तो कमाल का है। इश्की ने मन ही मन फ्यूचर की सभी संभावनाओं को सोच लिया था। हेमंत, मैंने देखा कि बाकी सभी फ्लो भरे हुए हैं तो यह फ्लो खाली क्यों है? सभी सामान भी अच्छी हालत में है? इश्की ने परेशान होते हुए उससे पूछा। हेमंत से ठंडी सांस ली। मैं उसे क्या जवाब दूं ताकि वह मेरे झूठ पर विश्वास कर सके? हेमंत सक्सेना, क्या तुम सुन रहे हो? इश्की ने उसे घूरते हुए पूछा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। खैर, यह फ्लो बहुत ऊपर है, इसलिए किसी के लिए भी ऊपर नीचे जाना काफी असुविधाजनक है और यही कारण है कि कंपनी ऊपरी फ्लो पर ऑफिस चुनने में इंटरेस्ट नहीं रखती, हेमंत ने बस कुछ बहाने बनाते हुए जवाब दिया। इन लोगों के बहाने कितने अजीब होते हैं। मैंने पहली बार सुना है कि ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ऊपर के फ्लो पसंद नहीं आते, इश्की ने खुद से कहा। आयांश का ऑफिस सबसे ऊपर है और वहां से नज़ारे काफी अच्छे लगते हैं। ये लोग साफ तौर पर कुछ नहीं जानते। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये बहुत अजीब है, हेमंत ने तुरंत उसका साथ दिया। तुम्हारी इस जगह के बारे में क्या राय है? उसने इश्की से पूछा। ये जगह अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी है, इश्की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इश्की को संतुष्ट देखकर हेमंत भी खुश हो गया, आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। मैं मशीन कब ला सकती हूँ? इश्की ने हेमंत से पूछा। तुम कभी भी ला सकती हो। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने इस जगह का मोटा मोटा दौरा कर लिया है, चलो बिलों के बारे में बात करते हैं, इश्की ने हेमंत की तरफ मुड़ते हुए कहा। कौन सा बिल? ये तो बस एक खाली फ्लो है। अगर तुम इस जगह का इस्तेमाल कर सको तो मेरे लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा जैसे तुम मेरा काम पूरा करने में मदद कर रही हो, हेमंत ने कहा। वह कभी भी उससे पैसे नहीं लेना चाहता था। हेमंत, मुझसे झूठ मत बोलो, पहली नज़र में ही मुझे पता चल गया था कि यहाँ के लोग अभी अभी यहाँ से गए हैं। मैं तुम्हारा फ़ायदा कैसे उठा सकती हूँ? इश्की बोली। इश्की के अंदर आते ही उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि यहाँ की जगह काफ़ी साफ़ सुथरी है। ऐसा नहीं लग रहा था कि इस खाली हुए काफ़ी टाइम हुआ हो और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के लोग हाल ही में यहाँ से गए होंगे। इसके अलावा हेमंत का जवाब भी थोड़ा बेतुका था। कोई इतनी अच्छी जगह को सिर्फ इसलिए क्यों छोड़ देगा क्योंकि वह सबसे ऊपरी फ्लो पर है? सब कुछ सोच समझकर इश्की ने इस बात का अनुमान लगाया कि यह सब हेमंत ने जानबूझकर किया है, इसलिए अगर वह उसे जरा भी पैसे नहीं देगी तो उसे यह अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम उसे किराया देना चाहिए और ऐसा भी नहीं था कि वह उसे किराया नहीं दे सकती थी। ये सच है, ये जगह कुछ समय से खाली पड़ी है, इसकी चिंता मत करो और यही काम करो, हेमंत ने जिद्दी होकर झूठ बोला जबकि इश्की ने उसे घूर कर देखा। सुनो, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहती। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हर चीज का सबूत दिखाऊं ताकि तुम झूठ न बोलो जो तुम अभी बोल रहे हो? इश्की ने बिना भाव के हेमंत को देखा। लगता है उसने पहले ही सही अंदाजा लगा लिया है। मैंने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, उसे कैसे पता चला होगा? ठीक है, अब जब बात खुल गई है तो मैं अब इसे और नहीं छुपाऊंगा। मैंने कुछ दिन पहले लोगों को इस जगह को खाली करने के लिए कहा था, लेकिन मैं किराए के लिए तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लूंगा, हेमंत ने दृढ़ता से जवाब दिया। हेमंत, किराया देने में कितना खर्च आएगा या तुम मुझसे इतना बड़ा एहसान वसूलने की प्लानिंग कर रहे हो? इश्की ने हेमंत से सवाल किया। अभी जब तुमने जिक्र किया है तो लगता है कि यह चतुराई भरा ख्याल है। वैसे भी मैं तुमसे किराया कभी नहीं लूंगा, अगर तुम्हें सचमुच बुरा लग रहा है तो मुझ पर एक एहसान करो। हेमंत ने इश्की की तरफ देखा, अंदर ही अंदर वह काफी खुश नजर आ रहा था।
बाकी अगर इश्की उस पर कोई एहसान कर दे तो यह उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये देखकर कि हेमंत किराया न लेने पर अड़ा हुआ है, इश्की ने इस बारे में सोचा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी कोई भी ऐसी बात मान सकती हूँ जो बेतुकी न हो, इश्की ने गंभीरता से कहा। लेकिन अगर मैं सचमुच यही चाहूँ तो क्या होगा? हेमंत ने इश्की को घूरते हुए पूछा। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि तुम किराया ले लो, इश्की ने भी गंभीर स्वर में जवाब दिया। ठीक है, तो मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, हेमंत ने चंचल स्वर में कहा। वह इश्की को नाराज नहीं करना चाहता था, आखिरकार वह एहसान का इस्तेमाल किसी फायदे के लिए करना चाहता था। इश्की ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और बोली, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अब मैं चलती हूँ। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? हेमंत इश्की के पीछे पीछे लिफ्ट में घुस गया। मैं यहाँ क्यों रहूँ? मैं जो कुछ देखना चाहती थी वह सब देख चुकी हूँ, इश्की ने हेमंत की ओर मुड़कर समझाया। ठीक है, उसने कहा। क्या तुमने मशीन और कच्चे माल की व्यवस्था कर ली है? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हेमंत ने पूछा। नहीं, मैंने पहले ही अयांश से मदद करने के लिए कह दिया है, उसने जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी तरह के लोगों की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उन्हें तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूँ, हेमंत ने इश्की की मदद करने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। लोगों की बात करें तो कोमल और मैं पहले से ही तुम्हारे साथ हैं, मुझे लगता है फिलहाल 3 या 4 और लोग काफ़ी होंगे। अगर तुम्हारे पास कोई और लोग हैं जो इस काम को करने में अच्छे हैं तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, हेमंत ने समझाया। ठीक है। जब वह कार पार्किंग में पहुंचे तो इश्की ने मुड़कर हेमंत की ओर देखा। तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अभी वापस जा सकती हूँ। क्या तुम सी विला वापस जा रही हो? हेमंत ने तुरंत पूछा। हाँ, तुम्हें वहाँ कोई काम है? इश्की कार में बैठी और हेमंत को घूरने लगी। हेमंत तुरंत पैसेंजर सीट पर बैठ गया। चलो यहाँ से चले। क्यों, तुम मेरे पीछे आ रहे हो? इश्की ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हाँ, जाहिर है, उसने तुरंत जवाब दिया। मैंने काफ़ी समय से दादी को नहीं देखा, अब जबकि आज मैं फ्री हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। हेमंत, क्या तुम सच में खुद को उनका पोता समझने लगे हो? ये लड़का सचमुच कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है। बाहर निकालो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। इश्की ने बेरहमी से उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश की। क्या तुम मुझे घर नहीं ले जा सकती? इश्की ने उसकी आंखों में देखा और बिना किसी और बात के सीधी बात कही। ऐसा नहीं है कि मैंने पुल पार करने के बाद उसे जला दिया है, बस मैं तुम्हें अपने साथ घर नहीं ले जाना चाहती। तुम्हारी हिम्मत सचमुच मुझसे इस तरह बात करने की है, हेमंत ने इश्की को घूरते हुए कहा। अगर वह होता तो उसने इन शब्दों को कहने की हिम्मत भी नहीं की होती, आखिर यह वही तो था जिसने उसके लिए ऑफिस जैसी जगह तैयार की थी। क्या सचमुच हमारे बीच कुछ नहीं है? इश्की की नज़रें हेमंत पर थी, जो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था और उसे यह मज़ेदार लगा। उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि हेमंत के पास उस एहसान का बदला लेने के अलावा कोई चारा न रहे। इस तरह उसे ऐसा महसूस नहीं होगा कि वह एहसानमंद है। हालांकि हेमंत इस बात का जिक्र न करने पर अड़ा हुआ था। इसके बजाय वह उसकी कार में ही बैठा रहा और उसने उतरने से इनकार कर दिया। दोनों कुछ मिनट तक कार में बैठे रहे और वे हार मानने को तैयार नहीं थे। ये देखकर कि हेमंत कार से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, इश्की ने इस बार कार स्टार्ट की और सी विला की ओर चल पड़ी। वहां जाते हुए हेमंत ने इश्की की कार में खुद को सहज महसूस किया। अनजाने में उसने म्यूजिक प्लेयर चालू करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इश्की ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। क्या तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि दूसरों की चीजों को छूना नहीं चाहिए? इश्की ने उसकी ओर देखा। मैं बस म्यूजिक सुनना चाहता था, इसे दूसरे लोगों के सामान को छूना कैसे माना जाएगा? हेमंत ने उसकी बात अनसुनी कर दी और म्यूजिक प्लेयर ऑन किया। यहाँ तक कि उसने अपनी प्लेलिस्ट भी जोड़ दी। एक पल में ही कार में हेमंत की पसंदीदा म्यूजिक गूंजने लगा। उसकी हरकतें को और ज्यादा बर्दाश्त कर पाने के कारण इश्की ने एक्सीलेटर दबाया और विला की ओर तेजी से कार चल पड़ी। इश्की, धीरे कार चलाओ। तुम इतनी तेज कार क्यों चल रही हो? हेमंत ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि कार हर सेकंड तेज होती जा रही है। इश्की मन ही मन मुस्कुराए और उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसकी बात सुनने के बजाय उसने और भी तेज गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर के बाद कार सी विला के सामने रुकी। इश्की कार से उतरते हुए भी हेमंत को नज़रअंदाज करती रही। उसने तुरंत कार का गेट खोला और विला में चली गई। ये देखकर हेमंत जल्दी से कार से बाहर निकला और तेजी से उसके पीछे भाग गया। जब वह विला में पहुंचे तो दादी दिया के साथ लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। दरवाजे से किसी के आने की आहट सुनकर उन्होंने पीछे देखा। इश्की, तुम वापस आ गई, आओ बैठो। दादी ने इश्की को देखते ही उसे अंदर बुलाया। दादी, आप कैसी है? अगले ही पल हेमंत की आवाज़ सुनाई दी।
दादी ने इश्की के पीछे देखा और हेमंत को पहचानते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हेमंत, तुम भी यहाँ हो, आओ बैठो। दादी ने हेमंत का गर्मजोशी से स्वागत किया और इश्की जो अभी भी खड़ी थी उसे पूरी तरह से भूल गई।